हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम मयंक है। मैं आईआईटी दिल्ली से बीटेक हूँ और विद्या मंदिर क्लासेस में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। आज मैं आपके सामने केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड ट्यूटोरियल डिस्कस करने के लिए आया हूँ। सेकंड ट्यूटोरियल मतलब हम ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल कर चुके हैं, उसके अंदर हम काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, ये सेकंड ट्यूटोरियल है। आज के ट्यूटोरियल में कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आपके सामने है। The first topic is VBT, valence bond theory. Next is VSEPR theory. Next is hybridization theory. And finally हम कुछ basic dipole moment के ऊपर भी कई important questions करेंगे। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑलराइट, सो गाइज एक कंपाउंड आपके सामने गिवन है विच इज MgO। आपको पता है MgO जिस तरीके से दिख रहा है ये एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड के लिए मतलब अगर मैं यहाँ पे आयनिक कंपाउंड के लिए आपके साथ डिस्कशन करूँ कि भाई ये आपका आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड में दो चीज़ें, एक मेटल एक नॉन मेटल। मैंने आपको बताया जनरली आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। आपको पता है मैग्नीशियम से पहले मैग्नीशियम 2+ आयन बनाना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन छीनने पड़ेंगे। मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तभी तो Mg2+ आयन बनेगा। सिमिलरली ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन खिलाने पड़ेंगे तभी O2- आयन बनेगा। इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करो तो ये हो गया Mg+O गिव्स यू Mg2+O2- विच इज Mg2+O2-। ठीक है, तो हो क्या रहा है, Mg से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन खिला रहे हैं। तो आयनिक कंपाउंड तब बनेगा, ये प्रोसेस तब आसानी से होगा जब ये दोनों प्रोसेस करने थोड़े आसान हो। पहले प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी लो, मतलब इट शुड बी वेरी इजी, it should be very easy to extract an electron from magnesium। मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी आसान काम होना चाहिए। दूसरा, ऑक्सीजन को देख के क्या समझ आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐड करके ऑक्सीजन ज़्यादा खुश होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी नेगेटिव। बात समझ आ रही है? ये दो रीजन होते हैं ना कि मैग्नीशियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, दैट मीन्स मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए आसान होना चाहिए। दूसरी तरफ ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन खिला के ऑक्सीजन ज़्यादा खुश होना चाहिए। ये बात सबको समझ आ रही है? आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीबडी। तो गाइज इसमें से अगर आप ऑप्शंस चेक करोगे तो इसमें ऑप्शन क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज लो। बिल्कुल ठीक है, ए ही आंसर दिख रहा है सीधे सीधे कि मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, लो। वही तो हम चेक कर रहे थे, मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होनी चाहिए। ऑब्वियसली ये आंसर दिख रहा है, ये तो आंसर है ही नहीं, हाई नहीं होनी चाहिए। अगर हाई होगी तो काम ही नहीं बनेगा। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लो। अगर आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ा है तो आपको शायद ये याद हो कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, लव फॉर इलेक्ट्रॉन, वो लो होता है। ये स्टेटमेंट गलत नहीं लिखी हुई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लो, वाई? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन एटम इज लो, वाई? बिकॉज व्हेन वी ऐड इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, when we add electron to oxygen atom, then inter-electron repulsion exists. Inter-electron repulsions occurs due to small size of oxygen। ठीक है, एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी सबको। ऑक्सीजन एटम को अगर आप इलेक्ट्रॉन खिलाओगे, ऑक्सीजन उतना ज़्यादा खुश होता नहीं है। एक्सपेक्टेशन तो है ही है कि ऑक्सीजन नॉन मेटल है
इलेक्ट्रॉन खा के ज़्यादा खुश होना चाहिए, ठीक है, बट उतना खुश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन की लो होती है। ये क्यों लो होती है? बिकॉज ऑक्सीजन का साइज होता है छोटा, बहुत छोटा सा साइज होता है, और जब आप इस छोटे से साइज पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हो तो बहुत फेवरेबल चीज़ नहीं है ये, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन बच्चों इसमें ऐड हुआ ना, तो इस छोटे से एटम पे वैलेंस शेल में वैसे ही 6 इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो 7-8 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए टोटल, तो 7-8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो इस ऑक्सीजन एटम में बहुत ज़्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन स्टार्ट हो जाएंगे, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन स्टार्ट हो जाएंगे। दैट्स वाई O2 माइनस की जो ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी, दैट इज लव फॉर इलेक्ट्रॉन, कम होता है, ठीक है। सीधी सीधी बात है, ऑक्सीजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डाला, ऑक्सीजन अनस्टेबल हो गया ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, तो दैट मीन्स ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन पसंद नहीं आया, इलेक्ट्रॉन खा के वो अनस्टेबल हो गया, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस। ये लिखी तो सही स्टेटमेंट है, डी तो यूजलेस है, चलो चलो छोड़ो, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन की तो बात ही नहीं करनी, वो तो मेटल की बात करते हैं आयनाइजेशन की। एनीवेज, बी स्टेटमेंट तो सही है, बट क्वेश्चन के हिसाब से आंसर सही नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये कंपाउंड क्यों बना, ये कंपाउंड मतलब ये जो MgO वाला कंपाउंड है, ये जो MgO वाला कंपाउंड है ये क्यों बना, ये वाला कंपाउंड क्यों बना? तो इसका आंसर ये होना चाहिए, ड्यू टू लो आयनाइजेशन ऑफ मैग्नीशियम। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव हो, दैट मीन्स हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, ये एक्सपेक्टेशन है हमारी, ठीक है। वो था ना एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, बड़े मीम्स चलते हैं, वैसे ही समझ लो। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खा के खुश हो, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लो। वो क्यों? क्योंकि छोटा एटम है, इलेक्ट्रॉन खा के इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आएंगे, फेवरेबल चीज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन की कम होती है। तो कम होती है ना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होने से आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन फेवरेबल थोड़ी होती है। आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन तो तब फेवरेबल होगी जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खा के खुश होगा, वो तो नहीं हो रहा उतना, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट द रीजन। ऑल्दो द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑल्दो द स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट इट इज नॉट द रीजन। ठीक है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने के पीछे का ये रीजन हो नहीं सकता। ऑल्दो द स्टेटमेंट इज करेक्ट, देख लो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ऑल्दो द स्टेटमेंट इज करेक्ट बट इट इज नॉट द रीजन। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेंजीन मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले तो ये बताने के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बेंजीन के बारे में तो पता होना चाहिए ना। बेंजीन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। बेंजीन इज C6H6। इट इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक मतलब कार्बन 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 कार्बन। देखो 6 कार्बन का ऐसे साइकिल बनाना है, 6 कार्बन का साइकिल बनाना है। हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन बनाना है, हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन बनाना है। और अभी भूलना नहीं है, पाई बॉन्ड भी बनाने हैं ऑल्टरनेटिव, इस तरीके से डबल बॉन्ड होंगे। अगर आप चेक करो, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो सारे एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट है, यू कैन चेक, है ना। फॉर एग्जांपल मैं किसी एक का चेक करके दिखाता हूँ, किसी एक कार्बन का चेक करके दिखाता हूँ। ये जो कार्बन मैंने ग्रीन से मार्क कर दिया, इसका चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8, देखो ऑक्टेट कंप्लीट है ना। ऐसे सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो आपसे पूछा गया इसमें से कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। बच्चों इसमें से कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं? जो भी पहला बॉन्ड बनता है ना 2 एटम्स के बीच में, हमने बात कर रखी है, जो पहला बॉन्ड बनता है 2 एटम्स के बीच में वो सिग्मा बॉन्ड होता है। ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी के हिसाब से जो कि वीबीटी का पार्ट है,
जो पहला बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में वो सिग्मा बॉन्ड है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट बॉन्ड बनता है वो साइडवेज ओवरलैप से बनता है। पहला बॉन्ड आप ऐसे समझो ना, दो ऑर्बिटल आ रहे हैं, ऐसे एक दूसरे से डायरेक्ट ओवरलैप करेंगे पहले, तो जो पहला बॉन्ड बना वो सिग्मा बॉन्ड बना डायरेक्ट ओवरलैप से। फिर उसके बाद अगले बॉन्ड्स के लिए ऐसे साइडवेज ओवरलैप चाहिए। ठीक है, पहला बॉन्ड डायरेक्ट, अगले बॉन्ड साइडवेज। तो यहां पे चेक करेंगे कितने डायरेक्ट ओवरलैप से बन रहे हैं। जितने भी मैंने रेड कलर के बॉन्ड बनाए हैं वो पहले पहले वाले बॉन्ड हैं। तो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स कैन यू काउंट बच्चों? सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं जितने भी रेड कलर के हैं? द आंसर इज 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पे हो गए। ठीक है, और 6 ही हो गए, तो आंसर इज 12 सिग्मा बॉन्ड। एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स? पाई बॉन्ड्स मैंने ब्लैक कलर से बनाए हैं, पाई बॉन्ड्स आर 3। 12 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 3 पाई बॉन्ड्स। ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कहानी कि 12 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं। जो भी दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा होता है। दैट मीन्स सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सिग्मा है। ये सारे कौन से बॉन्ड हैं? सिग्मा। सारे कार्बन कार्बन वाले बॉन्ड कौन से हैं? सिग्मा। ये रेड कलर के जितने भी बॉन्ड्स हैं वो सब सिग्मा बॉन्ड है, बिकॉज वो फर्स्ट बॉन्ड था। दो एटम्स के बीच में जो फर्स्ट बॉन्ड बनता है ना, बाय दिस थ्योरी, बाय वीबीटी, इट इज सिग्मा। जो दूसरा बॉन्ड बनता है इट इज पाई, इसको पाई बोलते हैं। ये 3 पाई हैं, बाकी सब सिग्मा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर बी, 12 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी किस तरीके से सवाल करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डाइपोल मोमेंट? क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये 4 स्ट्रक्चर मैंने आपको दिए हैं, ए बी सी डी, 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से नेट डाइपोल मोमेंट किस चीज का जीरो है, ये पूछा है। तो ऑब्वियसली आपको शेप वगैरह आइडेंटिफाई करनी होगी। यहाँ पे VSEPR थ्योरी और लुईस थ्योरी दोनों लगेगी। लुईस थ्योरी से आप स्ट्रक्चर सोचोगे कैसे बनेगा, VSEPR थ्योरी से आप शेप सोचोगे। ऐसे ही सोचते हैं ना, स्ट्रक्चर के बाद शेप। मैं आपको आइडिया देता हूँ क्या है ये। फॉर एग्जाम्पल, और फिर डाइपोल मोमेंट। देखो, जब भी आप बनाते हो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हो, स्ट्रक्चर के साथ स्ट्रक्चर चाहिए होता है, उसके बाद शेप बताते हैं। स्ट्रक्चर के बाद शेप आती है और शेप के बाद डाइपोल मोमेंट आता है। ठीक है, थॉट प्रोसेस ये, स्ट्रक्चर के बाद, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, स्ट्रक्चर के बाद शेप, शेप के बाद डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अच्छा, स्ट्रक्चर से शेप बताने के लिए, स्ट्रक्चर बताने के लिए आप लुईस कंसेप्ट यूज करते हो। स्ट्रक्चर बताने के लिए आप लुईस कंसेप्ट यूज करते हो। शेप बताने के लिए कौन सी थ्योरी यूज करते हो? VSEPR थ्योरी। फिर उसके बाद आप डाइपोल बता देते हो। मतलब ये थॉट प्रोसेस सबके दिमाग में चलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर 4 के लुईस स्ट्रक्चर बताने हैं और ये चारों के लुईस स्ट्रक्चर मैं क्लास में करा चुका हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर लुईस स्ट्रक्चर बनाना हो, कैसे बनाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन में? कार्बन में होते हैं 4, ऑक्सीजन में 6, तो आंसर हो गया 10। मुझे ऐसे ही हल्का हल्का याद है कि ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अगर आप नहीं बनाते ट्रिपल बॉन्ड, इट्स ओके। क्यों नहीं, क्यों इट्स ओके? आप फिर प्रॉपर रूल्स फॉलो करोगे। आप पहले सिंगल बॉन्ड बनाओगे, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, फिर ये बोलोगे यार ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, फिर डबल बॉन्ड बनाओगे, फिर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, फिर कहोगे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, फिर ट्रिपल बॉन्ड पे आओगे, फिर ऑक्टेट कंप्लीट करोगे। कैसे कंप्लीट करोगे? 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी दे चुके हैं, 10 में से 6 ऑलरेडी बॉन्ड में यूज हो चुके हैं, बच्चे कितने? 4 में से 2 ऑक्सीजन को दे दो, 2 कार्बन को दे दो, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, हम खुश हो जाएंगे। ठीक है, और फिर फॉर्मल चार्जेस बच्चों। कार्बन पे फॉर्मल चार्ज क्या आएगा? कार्बन पे पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब 5 हैं। 5 दिख रहे हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये 5 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं, पहले 4 थे, अब 5 हैं, तो कार्बन पे चार्ज -1 का आएगा। सिमिलरली
ऑक्सीजन पे देखते हैं। ऑक्सीजन पे भी फाइनल स्ट्रक्चर में 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हूं मैं बच्चों। ऑक्सीजन के भी 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, पहले 6 थे अब 5 है। ऑक्सीजन पे चार्ज +1 का, कार्बन पे -1, ऑक्सीजन पे +1। स्ट्रक्चर आ गया, शेप तो लीनियर ही होगी, 2 पॉइंट के बीच में तो लाइन ही हो सकती है, तो ऑब्वियसली ये लीनियर शेप है। और डाइपोल मोमेंट की बात की जाए तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, म्यू नेट आएगा, इट इज नॉन जीरो। केमिस्ट्री के अंदर डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, ठीक है। फिजिक्स में मेरे ख्याल से उल्टा होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, बट केमिस्ट्री के अंदर पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ये डाइपोल मोमेंट दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स डाइपोल मोमेंट है, दैट मीन्स नेट म्यू जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, ठीक है। अच्छा आगे, SO2 का स्ट्रक्चर याद होगा, क्लास में किया हमने, सल्फर डबल बॉन्डो विद अ लोन पेयर। बात समझ आ रही है? ये भी स्ट्रक्चर क्लास में किया हुआ है। SO3 का स्ट्रक्चर भी क्लास में किया हुआ है, S डबल बॉन्डो। वाटर में भी ऑक्सीजन H लोन पेयर। बच्चों अगर ये क्लास में स्ट्रक्चर किए हैं, बट हो सकता है अगर आपने क्लास अटेंड नहीं की तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कैसे बनाने हैं ये स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जैसे SO2 का स्ट्रक्चर मुझे बताना है, इस स्ट्रक्चर को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, हम बनाते हैं ये स्ट्रक्चर। हम सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बच्चों? ऑक्सीजन के 6, सल्फर के भी 6, तो टोटल 18 हो गए ना। 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। और सल्फर का पहले बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन से इस तरीके से। सल्फर आपका सेंट्रल एटम है, सल्फर को बीच में रखा, उसके आसपास दोनों ऑक्सीजन प्लेस कर दिए, सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर दिया। यही सेट ऑफ रूल्स हैं, ऐसे फॉलो करते हैं। सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर दिया। 18 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स यू हैव ऑलरेडी यूज्ड। हाउ मेनी आर लेफ्ट? 14 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट। 14 में से बुक्खड़ स्पीशीज को पहले, बुक्खड़ मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, उसको पहले खिलाना है। 18 में से 4 जा चुके, बचे 14। 4 कहाँ गए? बॉन्ड बनाने में। 18 में से, ये वाले 18 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड बनाने में चले गए, ठीक है। अब बचे 14 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 2। तो ये गलत स्ट्रक्चर हो गया। क्यों गलत? बिकॉज ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। फिर आप अपनी मदद करते हो, स्ट्रक्चर को ठीक करने की कोशिश करते हो। कैसे ठीक करते हो? सल्फर ऑक्सीजन एक डबल बॉन्ड। अब आप 18 में से गाइस, अब आप 18 में से 6 इलेक्ट्रॉन यूज कर चुके हो, तो बचे 12 में 6 इसे खिलाओ, बचे 6 में से 4 इसे खिलाओ, बचे 2 में से 2 इसे खिलाओ। देखने में बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर लग रहा है। देखने में अच्छा स्ट्रक्चर क्यों लग रहा है ये? क्योंकि सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ फॉर्मल चार्जेस। राइट वाले ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज -1 का, सल्फर पे चार्ज +1 का, ठीक है। सल्फर के पास पहले 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब 5 दिख रहे हैं। 5 दिख रहे हैं ना, मैं रेड से मार्क कर रहा हूं सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स, समझ आएगा। ये 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं सल्फर के, तो पहले 6 थे, अब 5 है, तो 1 का लॉस हो गया ना, तो +1 चार्ज। सिमिलरली ऑक्सीजन की अगर बात करता हूं, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ब्लैक से मार्क कर रहा हूं मैं, तो पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब 7 दिख रहे हैं, तो ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, इसीलिए ऑक्सीजन पे चार्ज -1 का। गाइज ये स्ट्रक्चर तो ठीक लग रहा है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हाट इज अ प्रॉब्लम? द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मल चार्जेस, फॉर्मल चार्जेस की प्रेजेंस। अब हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग काम करते हैं यहाँ पे। हमें पता है सल्फर 3rd पीरियड का एलिमेंट है। क्या पता है? सल्फर 3rd पीरियड का एलिमेंट है। 3rd पीरियड एलिमेंट क्या कर सकते हैं बच्चों? 3rd पीरियड एलिमेंट कैन एक्सपैंड देयर ऑक्टेट। 3rd पीरियड एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकते हैं। But why it can happen? Due to presence of
d ऑर्बिटल्स, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। थर्ड पीरियड में 3s 3p और 3d भी तो होता है। तो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकते हैं, मतलब उनके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास फुल्ली फिल्ड है, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम इस तरीके से बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर को फिर से बनाएंगे, सल्फर डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो। सल्फर को राइट से एक इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो सल्फर को राइट से एक इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो सल्फर +1 -1 बिकम 0। ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो -1 + 1 बिकम 0। तो दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ SO2। अब आपके पास हाउ मेनी शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर देयर, इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेप को गवर्न करते हैं। ये आपका एक सुपर पेयर हो गया, ठीक है, ये भी आपका एक सुपर पेयर हो गया। सुपर पेयर मतलब जहां पे 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसको सुपर पेयर बोल देते हैं। और ये आपका क्या हो गया, लोन पेयर, ठीक है। तो तीन अलग अलग पेयर है। तो VSEPR क्या कहते हैं, इफ यू वांट टू प्लेस 3 इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड अ सेंट्रल एटम, हाउ वुड यू प्लेस इट। इफ यू वांट टू प्लेस 3 इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड अ सेंट्रल एटम, हाउ वुड यू प्लेस इट। मतलब आई हैव these 3 pens in front of me, I'm just using it. So there are 3 electron pairs in front of me. How would you place it? This is a trigonal planar geometry, इस तरीके से, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ऐसे ट्राइगनल प्लेनर ज्योमेट्री में हम प्लेस करेंगे, तभी सबसे स्टेबल सिस्टम बनेगा। तो इसको ट्राइगनल प्लेनर में कैसे प्लेस किया, एक लोन पेयर ऊपर की तरफ, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे। ऑब्वियसली इसको देख के समझ आ रहा है म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0, इट्स अ पोलर मॉलिक्यूल। SO2 इज अ पोलर मॉलिक्यूल। मैं बता रहा हूं बहुत सारे स्ट्रक्चर ऑब्वियस हो जाने चाहिए आपके लिए। इतनी मेहनत करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे टाइम पे। SO3 देखते ही समझ आना चाहिए कि सल्फर है। मतलब मैं तो देखो कैसे बनाता हूँ स्ट्रक्चर, कभी कभी बड़ा स्टूपिड तरीका है, बट ठीक है, बढ़िया है ना। सल्फर है, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। ऑक्सीजन जब कोने में आता है, ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड बनाने होते हैं। मैं एक छोटा सा रूल याद रखता हूं कि अगर ऑक्सीजन कोने में है, अगर ऑक्सीजन एक कॉर्नर एटम है, तो ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड बनाने हैं, 2। तो सारे ऑक्सीजन ने इस तरीके से 2 बॉन्ड बना दिए, 1 2 1 2। समझ आ रहे हैं, ये रहे, ये डॉट्स वाले सारे इलेक्ट्रॉन सल्फर के हैं, क्रॉस वाले सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं। तो अब आपके पास 3 सुपर पेयर हो गए। मतलब इसको देख के समझ आ रहा है, हाउ मेनी सुपर पेयर्स, 3 सुपर पेयर्स, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को कैसे रखोगे सच दैट द रिपल्शंस आर मिनिमम, वही सेम 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को कैसे रखोगे सच दैट द रिपल्शंस आर मिनिमम, ट्राइगनल प्लेनर। अब जरा देखो इसका स्ट्रक्चर, ट्राइगनल प्लेनर, और इसको देखते समझ आ रहा है बिल्कुल क्या कहते हैं उसे, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। SO3 का स्ट्रक्चर काफी सिमेट्रिकल है, तो दैट मीन्स म्यू नेट इज 0। दिस इज योर आंसर। वाटर का पता आपको बेंट शेप होता है, तो इसका म्यू इज नॉन 0, ठीक है। तो आपको डाइपोल मूवमेंट के आंसर देने के लिए एक सिंपल सी चीज करनी पड़ेगी, आपको पहले शेप आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। Once you have identified the shape of the molecules, then you can answer the dipole moment के questions, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसको सॉल्व करने का मेथड का ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में छपा होना चाहिए कि अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, मुझे डाइपोल मूवमेंट निकालना है, मुझे ये देखना है वेदर द मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर, देन आई हैव टू सी द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। और शेप देखने के लिए क्या करना होता है, VSEPR थ्योरी लगानी होती है बस। तो VSEPR थ्योरी से शेप निकालो, शेप के बाद डाइपोल मोमेंट का आंसर दो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो गाइज SO3 का स्ट्रक्चर तो अभी हमने ताजा ताजा देखा, तो फटाफट बना देता हूं। S डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो।
अगर ऑक्सीजन कोने में बनता है, ऐसी एक शॉर्टकट याद कर रखा है, अगर ऑक्सीजन कोने वाला एटम है, अगर ऑक्सीजन कोने वाला एटम है तो वो 2 बॉन्ड बनाता है, अगर हैलोजन कोने वाला एटम है तो 1 बॉन्ड बनाता है। अब जैसे इसका स्ट्रक्चर मुझे फटाफट बताना है, काफी स्ट्रक्चर मैं ऐसे फटाफट बना लेता हूं। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों? 5। वैलेंस शेल में वैसे तो 7 है, बट वैलेंस शेल में 5 है। 1s2 2s2 2p3 2s2 2p3 5 इलेक्ट्रॉन्स। और क्लोरीन को कितने बॉन्ड बनाने हैं? 1 बॉन्ड। हेलोजन अगर कॉर्नर पे आता है तो कितने बॉन्ड बनाता है? 1। तो हेलोजन कितने हैं? 3 हेलोजन है, तो 1 बॉन्ड 1 हेलोजन बनाएगा। इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया। कितना आसान है। और ये समझ आ रहा है स्ट्रक्चर, बिल्कुल भी कोई सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन क्लोरीन, अगर ऊपर भी क्लोरीन होता तो सिमेट्री बन जाती चारों तरफ से और डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाता। बट NCl3 में सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है, इसका जो म्यू नेट होगा वो नॉन जीरो होगा। SO3 का म्यू नेट तो जीरो होता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। SO3 का म्यू नेट जीरो होता है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन 120 पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। वेक्टर सम सारे डाइपोल का जीरो आएगा SO3 के अंदर। तीसरा वाला कंपाउंड PCl5, इसको तो भूल ही गए। PCl5 फॉस्फोरस के पास, फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का ही है। फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। जैसे नाइट्रोजन के पास 5 है, फॉस्फोरस के पास भी 5 है। और क्लोरीन को कितने बॉन्ड बनाने हैं? 1-1। ओके, क्लोरीन को 1-1 बॉन्ड बनाने, लो जी बन गए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर कि फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड क्लोरीन से। तो एज पर VSEPR थ्योरी के हिसाब से जो हमने क्लास में पढ़ रखी है, अगर आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं तो आप उसको किस शेप में रखना पसंद करेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को। द आंसर इज TBP। प्यार से TBP बोलते हैं, वैसे इट इज ट्रायगनल बाय पिरामिडल। दैट मीन्स फॉस्फोरस सेंटर में, ये हमने पिछली क्लास में भी हमने बनाया था ये। दिस इज PCl5, ठीक है। PCl5 में ऐसे क्लोरीन है बहुत सारे। ट्रायगनल बाय पिरामिडल का मतलब है ये एक ट्रायंगल बन रहा है। 3 क्लोरीन का जो डॉटेड वाला दिख रहा है, जो डॉटेड वाला है वो एक ट्रायंगल है 3 क्लोरीन का। तो जो इस 3 क्लोरीन जो एक प्लेन में है, जो 3 क्लोरीन एक प्लेन में है, इनमें एंगल्स बड़े यूनिफॉर्म है, सारे के सारे एंगल्स 120 डिग्री के। तो डाइपोल मोमेंट इस प्लेन में कैंसिल हो जाएगा। जो डॉटेड प्लेन है इसमें तीनों क्लोरीन एक दूसरे का डाइपोल मोमेंट कैंसिल कर देंगे। बहुत सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है 3 क्लोरीन की। सिमिलरली ऊपर वाला PCl, नीचे वाला PCl, ये दोनों बॉन्ड का आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सियल पोजीशंस होती हैं, इक्वेटोरियल पोजीशंस होती हैं। इक्वेटोरियल का डाइपोल मोमेंट अपने लेवल पे 0 है, एक्सियल का डाइपोल मोमेंट अपने लेवल पे 0 है, तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट भी 0 है। तो म्यू नेट की वैल्यू 0 के बराबर है। दैट मीन्स इट इज नॉन पोलर। द सेम थिंग हैज ऑल्सो बीन डिस्कस्ड इन द क्लास। रिपीट टेलीकास्ट टाइप ही हुआ है ये क्लास वाली चीज का। तो विच आर द नॉन पोलर? ये नॉन पोलर है SO3, और PCl5 भी नॉन पोलर है। 2 and 3 ओनली। द आंसर इज D। इसका आंसर D है। सबको समझ आ रही होगी कहानी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर बट कंटेन्स पोलर बॉन्ड्स? अच्छा जी, जो नॉन पोलर है बट उसके अंदर पोलर बॉन्ड होते हैं। अब इसका क्या मतलब आइए देखते हैं। जैसे H और Cl, HCl, आपको पता है ये H+1 और Cl-1 के बीच में बॉन्ड होगा। बॉन्ड पोलर है। बॉन्ड्स अगर आप इंडिविजुअल बोलो और ओवरऑल मॉलिक्यूल, ये 2 चीजें देखनी है हमें।
individual bond is polar in this case and overall molecule is also polar in this case. मॉलिक्यूल भी पोलर है और एक ही बॉन्ड है तो वो भी पोलर है. आगे चेक करो, बी ऑप्शन को देख के ही फीलिंग आ जाएगी. कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर आप सबको बनाना आता होगा. अब CO2 लीनियर स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, आई होप सबको अब ये चीज पता हो, बहुत ऑब्वियस हो कि CO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है. अदरवाइज आप लुईस कंसेप्ट यूज कर सकते हो स्ट्रक्चर बनाने के लिए. कार्बन को सेंट्रल एटम रखो, ऑक्सीजन को आसपास डिस्ट्रीब्यूट करो, सिंगल बॉन्ड बनाओ, फिर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करो. देन यू विल रियलाइज कि कोई फायदा नहीं हो रहा, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है कार्बन का. फिर आप डबल बॉन्ड बनाओगे और फाइनली ये स्ट्रक्चर बन जाएगा. अगर आप समझना चाहते हैं कि हर स्ट्रक्चर को लुईस से कैसे बनाया जाता है, अगर आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो आई थिंक यू शुड रीविजिट द लेक्चर. लेक्चर को रीविजिट करना पड़ेगा, लेक्चर चेकआउट करना पड़ेगा. ठीक है. एनीवे, सो दिस इज CO2. CO2 का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. स्ट्रक्चर बना लिया है. आपको पता है कार्बन पे डेल्टा प्लस होगा, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस होगा. ऐसा क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. टॉप 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मुझे याद रहते हैं, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी के टॉपिक से याद है. FONCl, ये टॉप 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. ठीक है. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? फ्लोरीन, फॉलोड बाय ऑक्सीजन, फॉलोड बाय नाइट्रोजन एंड देन क्लोरीन. तो अगर मैं यहां से पूछूं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, CO2 में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? आंसर इज ऑक्सीजन. ऑब्वियसली ऑक्सीजन टॉप 4 में आता है यार. तो ऑक्सीजन क्या करेगा? बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करके रखेगा. इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का क्या मतलब होता है? प्लेन सिंपल हिंदी भाषा में बोला जाए तो लालची एटम, जो जिसको इलेक्ट्रॉन की भूख ज्यादा है. इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा? जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, उसको अपनी तरफ खींचेगा. तो यहां पे लिख देते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल पुल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ. ठीक है. तो CO2 के अंदर हम चेक करें, अगर CO2 के अंदर इंडिविजुअल बॉन्ड चेक करो, क्या कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड पोलर है? हाँ पोलर है. डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव. दोनों इंडिविजुअल बॉन्ड्स तो पोलर हैं बट ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर है. मतलब दो वेक्टर आए और दो वेक्टर का सम क्या हो गया? 0. तो इंडिविजुअल बॉन्ड में पोलैरिटी थी. अगर आप सिर्फ एक बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन का देखो ना, कोई भी एक, चाहे वो लेफ्ट वाला हो चाहे वो राइट वाला हो, कोई भी एक बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन का चेकआउट करो, वो एक पोलर बॉन्ड है. कोई भी एक, मतलब अब ये देख लो ना, जैसे ये बॉन्ड चेक करो, ये पोलर बॉन्ड है, पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है. तो बॉन्ड पोलर है बट ओवरऑल मॉलिक्यूल पोलर नहीं है. क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए. अगला अमोनिया. अमोनिया का स्ट्रक्चर जानते हो, नाइट्रोजन पे लोन पेयर HHH, तो इसमें दोनों जगह पोलर आ जाएगा. बॉन्ड्स भी पोलर है, बॉन्ड्स तो पोलर है ही. नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पे डेल्टा नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव देखो. ठीक है. तो बॉन्ड्स भी पोलर है और ओवर मॉलिक्यूल भी पोलर है. NO2. बच्चों आओ NO2 का स्ट्रक्चर लुईस कंसेप्ट के थ्रू बनाते हैं. ठीक है. NO2 का स्ट्रक्चर लुईस कंसेप्ट के थ्रू बताते हैं. NO2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ये हमने बनाया नहीं है तो इसलिए हम बना रहे हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? द आंसर इज नाइट्रोजन के पास 5, ऑक्सीजन के पास 6, दूसरे ऑक्सीजन के पास 6. द आंसर इज 6 6 12 12 5 17. 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन NO2 के पास. ठीक है. अब आप सेंटर एटम कौन सा चूज करते हो? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. सिखाया मैंने लेक्चर के अंदर कि सेंट्रल एटम चूज करने के 2 तरीके होते हैं, या फिर जो एटम कम नंबर में हो वो सेंट्रल एटम होता है. तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कम नंबर में कौन है? नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है. और दूसरा जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा? ऊपर ऑर्डर लिखा हुआ है मैंने क्लियर कट. नाइट्रोजन इज लेस. नाइट्रोजन लेस है तो नाइट्रोजन को बीच में रखा, ऑक्सीजन को आसपास डिस्ट्रीब्यूट किया, 2 ऑक्सीजन को आसपास
डिस्ट्रीब्यूट किया। अब यहाँ पे मैंने सिंगल बॉन्ड बना दिए दोनों ऑक्सीजन के साथ। अब मैंने 17 इलेक्ट्रॉन में से 4 तो यूज़ कर लिए, बचे 13 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इसे दिए और 1 इसको दिया। तो स्ट्रक्चर गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? बिकॉज नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो हाउ कैन आई हेल्प माई सेल्फ? बाय मेकिंग वन एक्स्ट्रा बॉन्ड। आई हैव मेड वन एक्स्ट्रा बॉन्ड। द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वर 17। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 17 था। 17 में से इस स्ट्रक्चर में कितने यूज हो गए? 5। तो 17 में से 5 के कितने बचे? 12। 12 में से 6 राइट वाले को दे दिए, कितने बचे? 6। 4 लेफ्ट वाले को दे दिए, कितने बचे? 12 नहीं थे, 17 थे ना। 17 में से 6 गए तो 11 बचे थे। सॉरी, 17 में से बॉन्ड में 6 गए तो 11 बचे। 11 में से 6 गए 5। 5 में से 4 गया 1 इसके पास बचा। ठीक है बच्चों, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को भी गलत बोल दूं, मान लेते हैं गलत स्ट्रक्चर है ये, तो मैं अगला स्ट्रक्चर क्या बनाऊंगा? ये बनाऊंगा, एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड ऐड कर दूंगा। तो अगला स्ट्रक्चर ये नीचे वाला बनाऊंगा, ये वाला। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर 17 में से 8 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो चुके हैं, दैट मीन्स 9 बचे। 9 में से 4 इसके पास गए, 4 इसके पास गए। नाउ there is no way I can add 1 electron to nitrogen because nitrogen cannot expand its octet. Nitrogen being second period element. Nitrogen second period का element है, hence cannot handle more than 8 electrons. अरे खुद सोचो 2s 2p, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2p में 6 जाते हैं, तो 2 और 6 8 ही तो हुए। तो नाइट्रोजन के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते। तो इसीलिए इसमें अगर आप चेक करोगे तो 9 इलेक्ट्रॉन बना दिया मैंने। दैट मीन्स दिस इज द राइट स्ट्रक्चर। ये ही स्ट्रक्चर सही स्ट्रक्चर है। इसमें फॉर्मल चार्जेस लिखोगे तो बीच में +1 आएगा, साइड वाले पे -1 आएगा। फॉर्मल चार्जेस खत्म भी नहीं कर सकते क्योंकि नाइट्रोजन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, 9 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये आपका फाइनल स्ट्रक्चर NO2 का है। और इसको देख के समझ आ रहा है नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, 1 डबल बॉन्ड O है, 1 O माइनस है। ये है, इस पे प्लस है, इस पे माइनस है। तो इसको देख के समझ आ रहा है इट्स अ पोलर मॉलिक्यूल। पोलैरिटी दिख रही है, क्लियर कट दिख रही है। तो NO2 इज अ पोलर मॉलिक्यूल। और इसके बॉन्ड्स भी पोलर है, मॉलिक्यूल भी पोलर है। तो इसका आंसर आपका वही है जो पहले आ गया था, CO2। आई होप इट इज ओके, सबको समझ आ रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइज N2H4। ठीक है, इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं हाइड्राजीन। वैसे इसका नाम है हाइड्राजीन। N2H4 का स्ट्रक्चर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। इसमें नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और आसपास एक एक हाइड्रोजन होते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2H4। आपको समझ आ रहा होगा कि नाइट्रोजन के पास तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में? 5। नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 1 2 3, लेकिन ये तो 3 ही बनाए मैंने। ये 3 लेफ्ट वाले नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैं राइट वाले नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूँ, ये 3 नाइट्रोजन के। दैट मीन्स अभी इनके 3 यूज हुए हैं, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बचे हुए हैं। ये समझ आना चाहिए। समझ आ रही है बात? तो अगर आपको स्ट्रक्चर का आइडिया है, हाइड्राजीन के स्ट्रक्चर का आइडिया है, विच इज NH2NH2, इसको ना NH2NH2 भी बोलते हैं क्योंकि पहले एक NH2 है फिर दूसरा NH2 है। तो अगर आपको इसके स्ट्रक्चर का थोड़ा सा आइडिया है, ठीक है, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है। दोनों नाइट्रोजन इनफैक्ट 3 बॉन्ड्स बना रहे हैं। दोनों नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड है, दैट मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन के पास 5 थे, 5 में से 3 ही बॉन्ड बना रहे हैं। दैट मीन्स कितने बचे इलेक्ट्रॉन्स? 2।
5 में से 3 गए तो 2 बचे ना, तो 2 का एक पेयर। आपसे पूछा गया हाउ मेनी लोन पेयर्स इन द मॉलिक्यूल, द आंसर इज ऑब्वियसली 2। देयर आर ओनली 2 लोन पेयर्स इन दिस मॉलिक्यूल। आई होप सबको क्लियर है ये, ठीक है। देयर आर ओनली 2 लोन पेयर्स इन दिस मॉलिक्यूल। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज हाइड्राजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, which of the following is most popular bond? which of the following is the most popular bond? popular sorry polar bond, ठीक है, मतलब क्या मुंह से निकल रहा है समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। so which of the following is the most polar bond? कौन से बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा है? अब इसको, इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पीछे क्या लॉजिक यूज होता है वो मैं आपको बता देता हूं। मोस्ट पोलर बॉन्ड, more the electronegativity difference between two atoms, अगर दो एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, more will be the polarity of the bond, will be more polar will be the bond, ऐसे लिख दो। ये क्या लिखा है समझ आना चाहिए गाइस। एक क्वेश्चन समझने से काम नहीं बनता, आपको हर क्वेश्चन के पीछे अंडरलाइंग लॉजिक समझ आना चाहिए। आपसे पूछा गया है इसमें से कौन सा बॉन्ड, एक ही बॉन्ड आपको दिया गया है और आपको पूछा है इसमें से कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है। बात समझ आ रही है? इसमें से ज्यादा बॉन्ड कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है? आपको पता ना डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज Q इंटू डी। म्यू होता है डाइपोल मोमेंट विच इज Q इंटू डी। अब फॉर एग्जाम्पल पहला है क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड, दोनों भाई भाई का बॉन्ड है, तो दैट मीन्स इट इज 100% कोवेलेंट बॉन्ड। दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम्स है, क्लोरीन क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो कोई किसी से खींच नहीं पा रहा। तो इफ आई से कि ये जो बीच वाला शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये किस क्लोरीन की साइड है, किस क्लोरीन की साइड है? द आंसर इज किसी क्लोरीन की साइड नहीं है। तो क्लोरीन पे चार्ज जीरो ही है, दैट मीन्स इसका म्यू जीरो है, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, ये पोलर बॉन्ड नहीं है, बिकॉज क्यू की वैल्यू जीरो होगी ना। म्यू जो कि डाइपोल मोमेंट होता है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आपके पास दो एटम्स हैं जैसे H और Cl, ठीक है, H और Cl, ऑब्वियसली क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ होगा? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ होगा? HCl के अंदर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ होगा? क्लोरीन की तरफ होगा। अगर क्लोरीन की तरफ होगा तो क्लोरीन पे चार्ज पार्शियल नेगेटिव का आएगा और हाइड्रोजन पे चार्ज पार्शियल पॉजिटिव का आएगा। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? d मान लेते हैं, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है? d। तो डाइपोल मोमेंट आप निकाल सकते हो विच इज इक्वल टू Q इंटू डी। इन दिस केस Q की वैल्यू डेल्टा है और D की वैल्यू D है, तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू Q इंटू डी आ जाएगी। Q का मतलब यहां पे डेल्टा आ गया, ठीक है। अब अगर जैसे मैं इसको कंपेयर करता हूं, नाइट्रोजन फ्लोरीन एंड कार्बन फ्लोरीन को, इंटरेस्टिंग कहानी है, नाइट्रोजन फ्लोरीन और कार्बन फ्लोरीन को कंपेयर करता हूं, तो अगर मेरे पास एक तरफ नाइट्रोजन फ्लोरीन है, दूसरी तरफ कार्बन फ्लोरीन है, अब मुझे एक चीज तो पता है कि फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर क्लोरीन आता है, ये टॉप 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इसके बाद पक्की बात है कार्बन ही आता होगा बाद में, मतलब कार्बन का नंबर क्लोरीन के भी बाद आता होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर की बात कर रहे हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, FONCl, ये मुझे याद रहता है, बहुत बार यूज किया है मैंने, ये केमिकल बॉन्डिंग में भर भर के यूज हुआ है, ये लेक्चर के अंदर भी, तो ये याद होना चाहिए ऑर्डर। तो
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है FONCl और इसके बाद ही कार्बन आता होगा, क्योंकि ये तो टॉप 4 है ना, टॉप 4 लिखे हुए हैं, तो बाकी सब इसके बाद है। अब बच्चों काम की बात पे आते हैं। मुझे एक चीज बताओ, फ्लोरीन है सबसे लालची एटम, सबसे बुक्खड़ एटम है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर में नंबर 1 है फ्लोरीन। फ्लोरीन किससे अच्छी तरीके से खींच सकेगा? फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने हैं। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने हैं। फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अगर खींचने हैं तो किससे आसानी से खींच पाएगा? यहां पे देखो नाइट्रोजन है, यहां पे कार्बन है। नाइट्रोजन खुद भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। दैट मीन्स एक लालची बंदा दूसरे लालची बंदे से इलेक्ट्रॉन खींचे, मुश्किल है ना। लेकिन दूसरी तरफ कार्बन की बात करते हैं, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम लालची है, तो फ्लोरीन लालची है, तो फ्लोरीन को अगर इलेक्ट्रॉन खींचने हैं, कार्बन लालची नहीं है तो कार्बन आसानी से दे देगा। समझ आ रही है बात? तो नाइट्रोजन तो 3rd नंबर का लालची बंदा है, नाइट्रोजन तो 3रे नंबर का लालची इंसान है, तो फ्लोरीन नाइट्रोजन से खींचेगा बट उतना नहीं खींचेगा। तो इनको ऐसे रखते हैं, ऐसे लिख रहा हूं, लेकिन राइट साइड फ्लोरीन कार्बन से तो नोच ही लेगा अपनी तरफ पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे चार्ज ज्यादा नेगेटिव आएगा। डेल्टा प्लस प्लस डेल्टा माइनस माइनस लिखा है ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। तो अगर मैं आपसे पूछूं किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, नाइट्रोजन फ्लोरीन का या कार्बन फ्लोरीन का, द आंसर इज कार्बन फ्लोरीन का, बिकॉज इनमें चार्ज ज्यादा है, Q की वैल्यू ज्यादा है। डाइपोल मोमेंट होता है ना Q इंटू डी, तो Q की वैल्यू ज्यादा है, वो चार्जेस ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं एटम्स के ऊपर। तो आई होप सबको समझ आ रहा हो। आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पोलर बॉन्ड, उसका आंसर कार्बन फ्लोरीन है। नाइट्रोजन फ्लोरीन भी नहीं हो सकता, और जैसे नाइट्रोजन फ्लोरीन नहीं हो सकता वैसे सेम लॉजिक से ऑक्सीजन फ्लोरीन भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्सीजन भी दूसरे नंबर का लालची आदमी है। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन से खींचेगा बट उतना नहीं खींच पाएगा, फ्लोरीन कार्बन से बहुत ज्यादा खींच पाएगा, बिकॉज कार्बन इज वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, वेरी लेस लालची। ठीक है, आई होप आप सबको आंसर समझ आ गया हो। क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है समझ आ गया हो। मतलब अटेम्प्ट करने के पीछे देखो, बाकी सब तो रीजनिंग है, बट अगर आपको ये सर्कल्ड पार्ट समझ आ रहा है तो कहानी खत्म है, क्वेश्चन खत्म है। मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स, अगर दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जैसे फ्लोरीन और कार्बन में डिफरेंस ज्यादा है, फ्लोरीन ऑक्सीजन में डिफरेंस कम है, फ्लोरीन कार्बन में डिफरेंस ज्यादा है, जिसमें डिफरेंस ज्यादा होगा उनका बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा। इसी लॉजिक से आंसर सी आ गया। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? आई होप समझ आ रहा हो। आगे चलते हैं। द स्पीशीज विच हैज लीनियर स्ट्रक्चर इज, स्पीशीज जिसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, अभी मैंने ताज़ा NO2 का स्ट्रक्चर बनाया था तो अभी बना देता हूँ। N डबल बॉन्ड O, सिंगल इलेक्ट्रॉन O माइनस N पे प्लस। अभी 1-2 क्वेश्चन पहले ही बनाया था इसका, लुईस कंसेप्ट को कायदे से यूज करके बनाया था, तो सीधे सीधे कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। तो ये एक नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है, ये बेंट स्ट्रक्चर है, बेंट शेप है इसकी। NO2 की बेंट शेप है। क्लास के अंदर हमने एक एग्जांपल SnCl2 का किया था, सेम है। अब इसको कैसे करना है, बहुत सिंपल है, देखो फटाफट करके दिखाऊंगा। जो लेड और टिन होते हैं ये दोनों कार्बन फैमिली के हैं। ठीक है, दिख रहा है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। टिन और लेड दोनों कार्बन फैमिली के हैं। मतलब ये ग्रुप आपको पूरा का पूरा फैमिली पूरी याद होनी चाहिए। मैंने ना ऐसे गाने याद कर रखे थे हर फैमिली के, जैसे इसके लिए किया था काशी गए SN प्रभाकर, ऐसी जस्ट रैंडम। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली के लिए नाना पापा आंटी सब बीमार, है ना, इस तरीके से। तो ऐसे मैंने ना कुछ गाने टाइप बना लिए थे, है ना, इंटरनेट पे भी मिल जाते हैं। तो ऐसे गाने याद कर लिए, या फिर
इन शॉर्ट आपको एक फैमिली याद होनी चाहिए। जैसे मेरे को कार्बन फैमिली पता होनी चाहिए हमेशा, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। काशी गए SN प्रभाकर, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे मुझे पता है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की, विच इज़ 2s2 2p2। तो सिलिकॉन की क्या हो जाएगी 3s2 3p2, जर्मेनियम की 4s2 4p2, 5s2 5p2, लेड की क्या होगी बच्चों 6s2 6p2। लेड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 6s2 6p2, 6s2 6p2, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 6p में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 क्लोरीन का बॉन्ड बन रहा है ना, 2 क्लोरीन का बॉन्ड बन रहा है। तो आप सिंपल VBT से अगर करोगे तो भी आंसर आ ही जाएगा। लेड के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, लेड के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना दिया। इस तरीके से लेड के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 4 में से 2 ही बॉन्ड में इन्वॉल्व हुए, दैट मीन्स एक लोन पेयर बच गया, लोन पेयर बच गया। अब अगर कोई पूछे हाउ मैनी, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, कौन कितने शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, SGEC शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कितने हैं, द आंसर इज 3। दैट मीन्स एज पर VSEPR द स्ट्रक्चर इज ट्रायगनल प्लेनर। ट्रायगनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने ड्रॉ भी किया हुआ है, ये एक ट्रायगनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। ये देखो ये ट्रायगनल प्लेनर नजर आ रहा है ना, ट्रायगनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। शेप बताने के लिए आपको लोन पेयर को छुपाना पड़ता है, बिकॉज लोन पेयर दिखता नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि बॉन्ड पेयर दिख जाता है, ऐसा नहीं है, बॉन्ड पेयर भी नहीं दिखता है, लेकिन एटम्स दिख जाते हैं। तो जब मैं माइक्रोस्कोप में देखूंगा तो लेड और क्लोरीन दिख रहे होंगे मुझे, लेड क्लोरीन दिख रहे होंगे, ऊपर तो कोई एटम ही नहीं है ना, तो ऊपर कुछ दिख ही नहीं रहा, सिर्फ लेड और क्लोरीन दिख रहे हैं। तो इस तरीके से कहानी चल रही है। ओके, तो ये भी बेंड शेप है। लीनियर शेप किसकी होगी, आइए मैं आपको बताता हूँ। लीनियर शेप इसकी होगी, क्योंकि मुझे समझ आ रहा है इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। द आंसर इज नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के 6 6 12 इलेक्ट्रॉन्स। एक -1 भी कर दिया मैंने -1 क्यों किया, अब तो काफ़ी ऑब्वियस हो गया होगा। -1 इसलिए क्योंकि +1 का चार्ज है NO2 पे, तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रखा है NO2 को, ठीक है, तो इसलिए -1। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग आउट टू बी 16, सॉरी नॉट 14, 16। ऑलराइट, नाइट्रोजन को बीच में रखा, ऑक्सीजन को साथ में रखा, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाए, 16 में से 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, बचे 12, 12 में 6 इसको दिए, एक ऑक्सीजन को 6 दूसरे ऑक्सीजन को। बेकार स्ट्रक्चर, क्यों बेकार स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट। नया स्ट्रक्चर बनाते हैं, नया स्ट्रक्चर बनाते हैं बॉन्ड बनाने के बाद, ये लो बॉन्ड बन गया, नया स्ट्रक्चर बन गया। 16 में से कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो चुके हैं 6, कितने बचे 10, 10 को बांटना है, बुक्खड़ को पहले खिलाओ। 10 में से 6 गए, कितने बचे 4, ठीक है। 10 पहले 16 में से 6 गए थे, कितने गए 16 में से 6 बचे, सॉरी 16 में से पहले 6 बॉन्ड में गए तो 10 बचे, 10 में से 6 गए 4, 4 इसको दे दो। नाइट्रोजन स्टिल इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसको भी कैंसिल कर दो। अब अगला स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर को करेक्ट कैसे करते हैं हम, हमेशा एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना के। अब 16 में से कितने यूज हो गए 8, 16 में से 8 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, कितने बचे 8, 8 ही बचे हैं। 8 में से 4 इसे, 4 इसे, खत्म। खुशी की बात यह है ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, फाइनल स्ट्रक्चर आ गया है। तो अगर आप इसकी शेप देखोगे, देयर आर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड 2 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, 2 सुपर पेयर्स बोल सकते हो इसे। सुपर पेयर मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को सुपर पेयर बोल देते हैं। तो मेरे पास सिर्फ 2 सुपर पेयर्स हैं, या 2 ही शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, ऐसे बोल सकते हो। 2 सिग्मा है ना, तो 2 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं। तो 2 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, तो शेप क्या होगी बच्चों, लीनियर। 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को
कैसे रखोगे 3D स्पेस में दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को, 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को कैसे रखोगे 3D स्पेस में दैट द रिपल्शंस आर मिनिमम? द आंसर इज लीनियर फैशन में रखोगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आंसर तो आ गया है, इसका आंसर बी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे पूछा है C2C3 बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल से बना हुआ है? C2C3 मतलब ये वाला C2C3 वाला बॉन्ड किन ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बना हुआ है? चलिए इस स्ट्रक्चर को ना थोड़ा तमीज से बनाते हैं। ये C1 है और ये C2 है। ठीक है, ये 3 है, तो मेरा फोकस C2 और C3 पे है, सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में फोकस है। तो बच्चों आपको मुझे सबसे पहले ये बताना होगा ये जो C2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। आपको एक शॉर्टकट समझाया था मैंने हाइब्रिडाइजेशन का। शॉर्टकट क्या था? आपको सबसे पहले ये चेक करना होता है हाउ मेनी शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। कभी भी हाइब्रिडाइजेशन का आंसर देना है, कभी भी हाइब्रिडाइजेशन का आंसर देना है तो आपको ये बताना पड़ेगा हाउ मेनी शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर देयर। जब भी एग्जामिनर ने पूछा ना व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, तो आपके दिमाग में कौन सी घंटी बज जानी चाहिए कि कितने शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं। और शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते क्या हैं? सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा और लोन पेयर के सम को शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बोलते हैं। तो आपके पास अगर सिग्मा है, लोन पेयर है, तो आपके पास शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं। और अगर आपके पास शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन का आंसर है। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर, अब ये कंसेप्ट मैंने लेक्चर में भी पढ़ाया हुआ है, तो अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो तो यू हैव टू रेफर द लेक्चर्स। ठीक है, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन मैंने स्टार्ट की थी उसके अंदर मैंने ये शॉर्टकट मेथड भी एक्सप्लेन किया कैसे करना है। एनीवे, जैसे पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर कार्बन नंबर 2 है, मतलब कार्बन नंबर 2 है। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर? 1, कलर चेंज करते हैं, 1 2 3। कार्बन के ऑक्टेट में, ऑक्टेट कह रहा हूं, कार्बन के वैलेंस शेल में, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं गिनती के। एंड गेस व्हाट, ये चारों इलेक्ट्रॉन कार्बन यूज कर चुका है। देख लो, रेड कलर के इलेक्ट्रॉन मार्क किए मैंने लेफ्ट वाले कार्बन के, कार्बन 2 के। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों यूज हो चुके हैं, तो कोई लोन पेयर तो होगा नहीं। तो दैट मीन C2 की बात करोगे तो सिग्मा प्लस लोन पेयर। हाउ मेनी सिग्मा आर देयर? देयर आर 3 सिग्मा। हर एटम के बीच में फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा होता है, तो बाय दैट लॉजिक मैंने 3 सिग्मा ड्रॉ कर दिए। लोन पेयर 0। दैट मीन्स इससे आपको ये पता चल गया कि हाउ मेनी शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। हाउ मेनी शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स? द आंसर इज 3। इस कार्बन के आसपास 3 ऐसे शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, और इन तीन क्लाउड्स को किस तरीके से 3D स्पेस में रखेंगे सच दैट द रिपल्शंस आर मिनिमम? ट्रायगोनल प्लेनर। अगर कोई शेप पूछता है, C2 के रिस्पेक्ट में शेप पूछता है तो ट्रायगोनल प्लेनर। और अगर कोई हाइब्रिडाइजेशन पूछता है, 3 ऑर्बिटल को प्लेस करना है, थोड़ा उल्टा चल रहे हैं ना, 3 ऑर्बिटल को प्लेस करने के लिए, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन क्लाउड को प्लेस करने के लिए 3 ऑर्बिटल चाहिए। शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कितने हैं? 3 को रखने के लिए 3 ऑर्बिटल चाहिए। S से काउंट करना शुरू करो, S P1 P2, तो sp2 हो गया। तो दैट मीन्स द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। समझ आ रहा है? सिमिलरली ये राइट में भी करेंगे काम, ये C3 के लिए भी काम करेंगे। C3 के लिए सिग्मा और लोन पेयर का काउंट निकालो। समझ आ रहा होगा? कार्बन 3 को चेक करो, इसके सिग्मा ड्रॉ करते हैं, रेड कलर से बनाऊंगा। ये 4 सिग्मा दिख रहे हैं, तो देर आर 4 सिग्मा एंड 0 लोन पेयर।
कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, चारों बॉन्ड में यूज हो गए, तो कोई लोन पेयर तो बचा ही नहीं। और सिग्मा तो 4 है, ये तो दिखाई दे रहे हैं, तो 4 सिग्मा है, 0 लोन पेयर है। तो इसके बेसिस पे आप ये बोल सकते हो, अगर कोई शेप पूछे तो 4 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को, आपके 4 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, तो 4 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को कैसे रखोगे कि रिपल्शन मिनिमम हो जाए? VSEPR क्या कहता है कि टेट्राहेड्रल फैशन में रखो, सब सही हो जाएगा। और हाइब्रिडाइजेशन, 4 की हाइब्रिडाइजेशन कैसे करोगे? देखो 4 की करनी है ना, sp1 p2 p3, sp3, द आंसर इज sp3। C2 is sp2, C3 is sp3, दैट मीन्स इस बॉन्ड का नेचर क्या होगा? इट विल बी अ सिग्मा बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन द ओवरलैप ऑफ sp2 sp3। तो टाइप ऑफ बॉन्ड, ये बीच वाला जो बॉन्ड है ये एक सिग्मा बॉन्ड है, डायरेक्ट ओवरलैप से बना है, और लेफ्ट वाले C2 का sp2 यूज हो रहा है और राइट वाले का sp3 यूज हो रहा है। इट इज सिग्मा sp2 sp3। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, सिग्मा sp2 sp3। इसका आंसर डी हो जाएगा बच्चों। आई होप कहानियां समझ आ रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। बाय हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या मतलब होता है? क्या हम हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स की करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हाइब्रिडाइज करते हैं, या ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करते हैं, या दोनों को हाइब्रिडाइज करते हैं? इसका आंसर क्लियर होना चाहिए सबको, हम सिर्फ ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करते हैं। बिल्कुल बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स को मिक्स करके हम नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। हाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, आई होप आपने कर ही लिया होगा। सही, आगे की तरफ चलते हैं। ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सही नहीं है? ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट क्या है? सिग्मा बॉन्ड हैज नो फ्री रोटेशन। बेटा ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। सिग्मा बॉन्ड की कोई फ्री रोटेशन नहीं होती, ये इसका बोलने का मतलब ये है। चलो आओ देखते हैं। मेरे, आप ऐसे समझो जैसे मेरा हाथ है, दो, आई हैव दीज आर 2 हैंड्स एंड इसका एक ऑर्बिटल ये है। ठीक है, ये दिख रहे हैं, ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है। मेरी 3 उंगलियां, ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इस तरीके से बता रही है। ठीक है, ये एक है। ऐसे ही एक दूसरा आइटम है, इसमें भी ये 3 जो है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर, 1 2 3। 6 पेन हाथ में पकड़ नहीं सकता, तो इसलिए हाथों से समझाना पड़ेगा, मजबूरी है। तो ध्यान से सुनना कि एक ये है, ठीक है, और एक ये है, ये 2 है मेरे पास। इसमें भी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसमें भी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। बच्चों डायरेक्ट ओवरलैप कैसे बनता है? ये जो ऑर्बिटल है ये एक दूसरे से ऐसे ओवरलैप कर लेते हैं, ऐसे। समझ आ रहा है? ये ओवरलैप दिख रहा है मेरी दोनों उंगलियों के बीच में, दिस इज डायरेक्ट ओवरलैप। और जब डायरेक्ट ओवरलैप होता है ना, अगर 2 एटम्स के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है बस, तो ऐसे रोटेशन पॉसिबल है। समझ आ रही है बात? ये ओवरलैप टूट थोड़ी रहा है रोटेशन से। अगर ये ओवरलैप रोटेशन से टूट रहा होता, अगर ये ओवरलैप रोटेशन से टूट रहा होता तो रोटेशन पॉसिबल नहीं थी। तो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन इज पॉसिबल। बच्चों अगर ये सिग्मा के साथ पाई भी बना होता, देखो जरा, ये सिग्मा बना हुआ है, ये पाई बना हुआ है, अगर अब रोटेट करोगे तो पाई टूट जाएगा। देखो सिग्मा तो लॉन्ग द एक्सिस है, सिग्मा के अबाउट तो ऐसे रोटेशन हो सकती है, लेकिन अगर साथ में साइडवेज ओवरलैप से पाई भी बना होता, एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड भी बना होता, तो अब रोटेशन नहीं हो सकती थी, बिकॉज अगर अब रोटेशन होगी तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, पाई वाला बॉन्ड साइडवेज वाला टूट जाएगा। तो इसका आंसर क्या है कि इफ, एक यहां पे नोट लिख रहा हूं, नोट आप भी लिख लो, इफ बिटवीन 2 atoms, if between 2 atoms we have sigma bond, one sigma bond, मतलब सिंगल बॉन्ड है, ठीक है,
ओके, एक तो ये केस बनता है, या फिर अगर ये है देन रोटेशन इज पॉसिबल, देन रोटेशन इज पॉसिबल। बट अगर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, इसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। अगर सिग्मा और पाई दोनों बन गए तो इन दैट केस देन रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, तब रोटेशन पॉसिबल नहीं होगी। मैंने आपको समझाया, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, सिग्मा ऐसे बना होगा, पाई ऐसे बना होगा, पाई ऐसे टूट जाएगा। सिग्मा के अबाउट रोटेशन हो सकती है, बट पाई साइडवेज ओवरलैप से बनता है तो उसके अबाउट रोटेशन नहीं हो सकती। ठीक है, तीसरा केस क्या बनता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है इसमें से एक सिग्मा होता है और दो पाई होते हैं। इसमें भी सेम केस, बिकॉज पाई बन गया, पाई बन गया, देन रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अब कहानी समझ आ रही होगी कि रोटेशन पॉसिबल कब होती है। रोटेशन पॉसिबल कब होती है, व्हेन देयर इज ओनली अ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, फ्री रोटेशन बोलते हैं इसे। तो पहले वाला इनकरेक्ट है। दूसरे वाला बच्चों, 2p ऑर्बिटल्स ऑलवेज ओवरलैप लेटरली, ये गलत हो गया है, ये भी इनकरेक्ट है। p ऑर्बिटल्स आपको पता है, p ऑर्बिटल्स कैन ओवरलैप directly and form sigma bond। ठीक है, रेफर लेक्चर। लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, है ना, O2 का एग्जांपल डिस्कस किया था पर्टिकुलरली। ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी आप चेक करेंगे लेक्चर में, तो O2 का एग्जांपल डिस्कस किया था। उसमें क्या डिस्कस किया था हमने कि एक ऑक्सीजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2s2 2p4। 2p4 को अच्छे से लिखते हैं 2px2 2py1 2pz1। तो ऑक्सीजन के पास दो सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स हैं, ऑक्सीजन के पास दो सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स हैं, एक 2py और एक 2pz। तो जो 2pz होगा वो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ये 2pz 2pz दोनों के 2pz जो होंगे वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा इनके 2py साइडवेज ओवरलैप करेंगे इस तरीके से। ये कौन से हैं ओवरलैप करने वाले, 2py, ये कौन से बनाएंगे, पाई। दैट मीन्स जो p ऑर्बिटल्स होते हैं, p ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड भी बना सकते हैं, पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं। O2 में 2pz सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और 2py पाई बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी। देन नेक्स्ट, कैन देयर बी मोर देन वन, देयर कैन बी मोर देन वन सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। अरे यार क्या बोल रहे हो, ये भी गलत हो गया, तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दो एटम्स के बीच में सिर्फ पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, बाकी कोई नहीं होता। ठीक है, ये वीबीटी की थ्योरी है कि दो एटम्स के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा, दैट मींस ऑल ऑफ दीज आर इनकरेक्ट, सारे ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। तो गाइज आज के ट्यूटोरियल को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, आई होप आज आपको कई इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिले होंगे, कई नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। आगे की कहानी नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइज, टेक केयर, बाय बाय।